नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। पुनः स्वागत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। एक से दो नंबर यहाँ से बनता है, ठीक है। 1 से 2 नंबर बनता है। इससे पहले भी मैंने जब आपका बंदी रक्षक वाली श्रृंखला चल रही थी उसमें, और जब कनिष्ठ सहायक वाली श्रृंखला चल रही थी उसमें भी ये वीडियो करवाया था। आज मैं आपको आबकारी, परिवहन, प्रवर्तन, सिपाही और एसआई की दृष्टि से आज वाली श्रृंखला रहेगी आपके लिए, ठीक है। कि उत्तराखंड की जनजातियों का प्रतिशत क्या है, कौन सी जनजाति कितना कहाँ पे निवास करती है, क्या उनका क्षेत्र है, क्या उनका रहन सहन है, क्या वो खाते हैं, कैसे समाज में रहते हैं, क्या उनके त्यौहार हैं और कौन सी प्रथाएं उनमें प्रचलित हैं, इन सभी के बारे में आज हम परिचर्चा करने वाले हैं। बस जुड़ना है एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा को लेके, ठीक है। कॉपी कलम नहीं भी उठाओगे तो आज मैं आपको क्या पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालूंगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। श्रृंखला महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और वीडियो उन तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास संसाधनों के अभाव है, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी पहुंच वहां हो सके जिनके पास संसाधनों के क्या है अभाव है, और वो भी क्या 2 स्टार 4 स्टार लगाना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों का क्या एक मंजिल स्थापित करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं, ठीक है, प्रमुख जनजातियां हैं, इनके बारे में परिचर्चा कर लेंगे। उत्तराखंड में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम क्या उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियों के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। थारू के बारे में परिचर्चा करेंगे, भोटिया के बारे में, बोक्सा के बारे में, ठीक है, जौनसारी और राजी के बारे में, इन 5 जनजातियों के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण होंगी उत्तराखंड की दृष्टि से। थारू आपके लिए महत्वपूर्ण है, भोटिया आपके महत्वपूर्ण है, बुक्सा, बोक्सा, ठीक है, जौनसारी हो गया और राजी आपका, ठीक है। सबसे कम प्रतिशत वाली क्या है, राजी है। इन सभी के बारे में परिचर्चा करने हैं। बस आपको क्या करना है, जुड़ जाना है, ठीक है, जुड़ जाना है। चिंता आपने त्याग देनी है और प्यार से सुनते जाना है, ठीक है। 1.5 की स्पीड लगा लो या आप नॉर्मल में देख लो, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करें। बस आपको जुड़ना है, संघर्ष आपका रहेगा, मार्गदर्शन हमारा रहेगा, ठीक है। उत्तराखंड में निवास करने वाली थारू, भोटिया, बुक्सा, जिसे बोक्सा भी बोलते हैं, ठीक है, बोक्सा भी बोल सकते हो आप इसे, क्या बोक्सा, क्या बोक्सा जनजाति भी बोल सकते हो, ठीक है। बोक्सा हो गया, ठीक है, या बुक्सा हो गया। जौनसारी और राजी को वर्ष 1967, ठीक है, क्या ईयर 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। इन्हें क्या किया गया था, 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। बुक्सा या बोक्सा और राजी जनजाति अन्य जनजातियों की तुलना में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से बहुत गरीब है, ठीक है। एक आपका बोक्सा हो गया, एक आपका राजी हो गया। जो ये 2 जनजाति है ना, ये आर्थिक मतलब कि धन संबंधित क्रियाएं होती हैं जो, ठीक है, मतलब कि इनकी जो आर्थिक जो क्या है, आर्थिक क्षेत्र में इनकी क्या है दशा हो गया, ठीक है। अगर आर्थिक क्षेत्र में दशा कमजोर है तो वैसे ही इनका क्या शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से ये क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, उससे ये पीछे हो जाएंगे। तो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक की दृष्टि से ये क्या है, बहुत गरीब है और पिछड़ी है, ठीक है। उन्हें आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। बोक्सा और जो राजी है, इन्हें कौन से किस जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, तो आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इतना समझ गए हैं आप, ठीक है। तो इतना समझ गए हैं, तो आइए जान लेते हैं। पहले आपके लिए है थारू जनजाति के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या है थारू के बारे में। देखो, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे क्या बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी, थारू है सबसे बड़ी जनजाति। थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत एवं नेपाल में निवास करती है। कहाँ, भारत और नेपाल में क्या करती है, निवास करती है। ये जनजाति भारत एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भारत के और नेपाल के कहाँ, तराई क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड के कहाँ पे, उधम सिंह नगर में थारू जनजाति सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। कहाँ, उत्तराखंड के यूएस नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर पे ये क्या है, निवास करती है, ठीक है। भारत में ये जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में निवास करती है। भारत की दृष्टि से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
और बिहार राज्य में थारू क्या करती है, निवास करती है। थारू जनजाति उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी जनजाति है। देखो कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपकी, तो याद रखना आपकी कौन सी है, थारू जनजाति है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। उत्तराखंड में इनकी आबादी मुख्यतः नैनीताल, सितारगंज तहसील, उधम सिंह नगर, खटीमा तहसील में केंद्रित है। ठीक है, उत्तराखंड में कहा, नैनीताल हो गया, ठीक है, सितारगंज हो गया, ठीक है, उधम सिंह नगर और खटीमा में ये थारू जनजाति क्या है, निवास करती है, इनका केंद्र बिंदु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह जनजाति लखीमपुर, ठीक है, बहराइच हो गया, गोरखपुर हो गया, गोंडा, खीरी जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश का कहा, लखीमपुर हो गया, ठीक है, बहराइच हो गया, गोरखपुर, गोंडा और खीरी जिले में निवास करती है। बिहार में ये जनजाति चंपारण जिले में निवास करती है। ठीक है, चंपारण, ये वही चंपारण है जहां से 1917 मैंने बताया था, कब, 1917 में, ठीक है, कौन, चंपारण आंदोलन हुआ था जहां से, ठीक है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने गए थे 1917 में, कहा, चंपारण बिहार से, तो वही चंपारण में ये निवास करती है। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था, मैंने बताया था, तिनकटिया नील की खेती, तिनकटिया पद्धति नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण आंदोलन किया था, और पहला आंदोलन था, सक्सेस रहा इनका। ठीक है, बहुत ही क्या रहा, प्रभावित आंदोलन रहा। इन्हें बुला न्योता किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, तो वही चंपारण में निवास करती है। ऐसा माना जाता है कि थारू शब्द, ठीक है, स्तवीर से लिया गया है। क्या लिया है, स्तवीर से लिया गया है, जिसका अर्थ बौद्ध धर्म और थेरवाद शाखा परंपराएं का अनुयायी होना है। ठीक है, जो थारू है ये किसके अनुयायी हैं, किसके, किस धर्म के, तो बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा परंपरा के अनुयायी होना है। दूसरी मान्यता के अनुसार थारू जनजाति का नाम राजस्थान के थार रेगिस्तान के नाम पर पड़ा था, क्योंकि पश्चिमी तराई क्षेत्रों में निवास करने वाली थारू जनजाति स्वयं को राजस्थान के राजपूतों का वंशज मानती है। ठीक है, मानव विज्ञान इन्हें क्या, मंगोलियन मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार ये क्या थे, क्रीत वंशीय थे। वहीं आगे बात करें तो थारू जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग बौद्ध धर्म को भी मानते हैं। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए ये जनजाति खेती, मछली पकड़ना और शिकार पर निर्भर रहती है। ठीक है, अपना जीवन अगर इन्होंने निर्वाह करना है तो खेती करेंगे, मछली पकड़ेंगे और क्या करेंगे, शिकार करते हैं। ठीक है, मलेरिया से लड़ने की इनकी उच्च प्रतिरोधक क्षमता के कारण उन्हें क्या बोलते हैं, मलेरिया फ्रूक मानव भी कहते हैं। देखो मलेरिया से लड़ने के लिए इनमें क्या होती है, उच्च प्रतिरोधक, ठीक है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिनके कारण इन्हें क्या बोलते हैं, मलेरिया फ्रूक मानव किसे कहते हैं, तो थारू जनजाति के लोगों को क्या, मलेरिया फ्रूक मानव भी कहा जाता है। थारू जनजाति में क्या, पितृसत्तात्मक परंपरा पाई जाती है। ठीक है, थारू जनजाति में क्या है, पितृसत्तात्मक, दो प्रकार की, एक मातृसत्तात्मक होती है, एक पितृसत्तात्मक होती है। तो इनमें क्या, पितृसत्तात्मक क्या सत्ता पाई जाती है। ठीक है, परंतु महिलाओं का महत्व भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। महिलाओं का महत्व क्या, पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। थारू जनजाति का मुख्य त्योहार, ठीक है, होली, दीपावली, दशहरा, गंगा स्नान आदि हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पूछेगा कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू। ठीक है, इस दिन ये लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी याद में शोक मनाते हैं। ठीक है, याद रखना। वहीं देखो अपनी थारू भाषाओं के अलावा थारू जाति नेपाली भी बोलते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रीय भोजपुरी, मैथिली हो गया, अवधी भाषाएं भी बोली जाती है। थारू समुदाय के लोग भगवान शिव को महादेव के रूप में पूजते हैं और अपने उपनाम के रूप में नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका मानना है कि नारायण धूप, बारिश और फसल को प्रदाता करता है। अब देखो क्यों मानना है कि ये बोलते हैं कि नारायण धूप हो गया, बारिश हो गया, फसल के क्या है, प्रदाता है। इनका जीवन निर्वाह मैंने बताया, कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, शिकार करना हो गया। ठीक है, थारू समुदाय के दो मुख्य व्यंजन हैं, ठीक है, बगिया और ढिकरी और घोंगी, जिसे घोंगी भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य व्यंजन है बगिया, ढिकरी या ढोंगी। ठीक है, तो घोंगी किसका है, तो थारू की है। बगिया, ढिकरी उबले हुए चावल के आटे का व्यंजन है। ठीक है, उबले हुए चावल का क्या है, आटे का व्यंजन क्या होता है आपका, बगिया, ढिकरी बोलते हैं जिसे। ठीक है, जिसे चटनी या सालन के साथ खाया जाता है। बिहार में पश्चिम चंपारण के थारू बन्ना नामक त्योहार मनाते हैं। बन्ना की शुरुआत में थारू समाज के लोग भव्य तरीके से पूजा करते हैं और इसके अंत में पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और भरमार होती है। इसके बाद 60 घंटे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं।
झुमड़ा और लहचारी थारू जनजाति का प्रमुख नृत्य गीत है। ठीक है, या तो त्योहार पूछेगा या नृत्य गीत पूछेगा, या इनके क्या प्रमुख क्या पूछेगा बताओ मुझे। ठीक है, झुमड़ा, ठीक है, और लहचारी किस जनजाति के नृत्य गीत हैं, तो थारू के हैं। तो जितने भी थारू से महत्वपूर्ण बन रहे थे उनके बारे में हमने क्या कर लिया है, चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब जान लेते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। ठीक है, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी थी, पहली मैंने बताया थारू थी, और दूसरी कौन सी है, तो दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी जौनसारी है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति है। गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जौनसारी है। थारू कहाँ का बताया था, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, और गढ़वाल की कौन सी है, जौनसारी है। जौनसारी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। ठीक है, जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। कहाँ पे, जिला चक्राता, कहाँ, देहरादून जिला चक्राता कालसी ल्यूणी तहसील में निवास करती है। चक्राता कालसी ल्यूणी लाखा मंडल का क्षेत्र जौनसार बाबर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र यमुना और टोंस नदियों के बीच स्थित है। जौनसारी जनजाति को खस जाति का क्या वंशज माना जाता है, जौनसारी को क्या खस जाति का वंशज माना जाता है। चक्राता के कालसी ल्यूणी लाखा मंडल, कालसी से किसके, राजा अशोक के अभिलेख मिले हैं। लाखा मंडल से किसके मिले हैं, राजकुमारी ईश्वरा के ये अभिलेख मिले हैं। ये कनेक्ट करते हुए जाना है। और जो जौनसारी जनजाति है ये अपने को क्या, खस जाति के वंशज मानते हैं। ठीक है, सामाजिक रूप से जौनसार बाबर के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें दो प्रमुख समुदाय निवास करते हैं। निचला आधा जौनसार और ऊपरी आधा इमाच्छादित बाबर है। ठीक है, जौनसार जनजाति के लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं, जिनको पासी कहा जाता था। ठीक है, ये जौनसारी जनजाति के लोग किसके, पांडवों के वंशज मानते हैं, जिसे क्या पासी कहा जाता था। बाबर के लोग, ठीक है, बाबर के लोग अपने को दुर्योधन का वंशज मानते हैं, जिनको साष्टी कहा जाता था। ठीक है, जौनसार जनजाति के लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते थे, ऊपरी वाले जिन्हें पासी कहा जाता था। और जो बाबर वाले क्षेत्र के जनजाति जौनसार हैं वो अपने को क्या बोलते थे, हम क्या हैं, दुर्योधन के वंशज है, जिन्हें साष्टी कहा जाता था। ठीक है, जौनसारी जनजाति, ठीक है, जनजाति संभवतः भारत की एकमात्र जनजाति है जिसे आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा दिया गया था। जौनसारी, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, जौनसारी आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब 1967 में इसे जनजाति को क्या दर्जा दिया गया था। ठीक है, पिछड़ेपन के आधार पर इसे क्या, आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर 1967 में जनजाति का दर्जा मिला था। ठीक है, जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहार है नुनाई, बिस्सू, माघ मेला, दीपावली, दशहरा आदि। किसके त्योहार है, जौनसारी जनजाति के, नुनाई, बिस्सू, माघ मेला, दीपावली, दशहरा। ठीक है, वहीं जौनसारी समुदाय में क्या, बहुपतित्व परंपरा है। बहुपतित्व क्या है, परंपरा है। जौनसारी लोग महासू देवता की पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। इस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य बारदा, नाटी और हारुल है। ठीक है, बारदा, नाटी और हारुल किस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं, तो आपका जौनसार जाति। ठीक है, जौनसारी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा होता है, माघ मेला होता है। तो अब हमने क्या जाना, जो क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी। ठीक है, गढ़वाल की सबसे बड़ी पहली है और उत्तराखंड की दूसरी है जौनसारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोक्सा या बुक्सा। ठीक है, देखो बुक्सा या बोक्सा जनजाति उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड में बुक्सा या बोक्सा जनजाति की जनसंख्या लगभग 46,771 है, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग कितनी, 4,367 है। ठीक है, बोक्सा जनजाति के लोग बुक्सा भाषा बोलते हैं। बुक्सा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उधम सिंह नगर में है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में भी पाई जाती है। इसी के साथ साथ इसके अलावा बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी पाई जाती हैं, जहां इन्हें खस के रूप में जाना जाता है। बुक्सा जनजाति की प्रमुख देवी क्या है, चामुंडा है। ठीक है, इनकी प्रमुख देवी क्या है, ये किसकी पूजा करते हैं, माँ चामुंडा की पूजा करते हैं। ठीक है, इस जनजाति के उत्थान के लिए नैनीताल और उधम सिंह नगर में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, इस जनजाति के उत्थान के लिए नैनीताल और उधम सिंह में क्या, बोक्सा परिषद की भी स्थापना की गई है। चैती बुक्सा जनजाति का प्रमुख त्योहार एवं मेला है। चैती बुक्सा क्या है, चैती इनका प्रमुख जनजाति का त्योहार एवं मेला है। होंगड़ हो गया, डेलिया हो गया, गोटरे, नोबी, मोरे आदि बुक्सा जनजाति के प्रमुख त्योहार है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके होगन, डेलिया, गोटरे, नोबी, मोरे किसके जनजाति के प्रमुख त्योहार है, तो आपको याद रखना किसके हैं, बोक्सा के हैं। तो इतना आपके लिए बोक्सा इंपोर्टेंट था। अब जान लेते हैं भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति उत्तराखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भोटिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पिथौरागढ़
पिथौरागढ़ जिले में है। और इसके अलावा भोटिया जनजाति पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और रुद्रप्रयाग में भी रहती है। पिथौरागढ़ में निवास करने वाली भोटिया जनजाति जोहरी और शोक कहलाती है। जो भोटिया जनजाति पिथौरागढ़ में निवास करती है उन्हें जोहारी और शोक कहलाती है, ठीक है। चमोली में निवास करने वाली को भोटिया बोलते हैं, ठीक है। इन जनजाति को मारसा और तुरसा भी कहलाती है। इसी जनजाति को क्या मारसा और तुरसा भी कहलाते हैं। किस जनजाति को मारसा और तुरसा कहते हैं तो आपको याद रखना है, किसे कहते हैं बताओ मुझे। तो किसे कहते हैं, भोटिया जनजाति को कहते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति के लोग जाड़ कहलाते हैं। उत्तरकाशी वाले क्या कहलाते हैं, जो भोटिया जनजाति है इन्हें जाड़ कहते हैं। जाड़ लोग स्वयं को जनक के वंशज मानते हैं। जाड़ किसके, जनक के वंशज मानते हैं। भोटिया लोगों की पहचान रघुवंशी राजपूत के रूप में हुई है और ये स्वयं को ठाकुर या राजवंशी मानते हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास मैत कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें ग्रीष्मकाल गर्मी के दिनों में रहते हैं भोटिया जनजाति, उसे क्या, उसे मैत कहते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आगे क्या बोल रहा है, भोटिया जनजाति के शीतकालीन आवास मुनसा कहलाते हैं। और शीतकालीन देखो गर्मी के दिनों में जिसमें रहते हैं, जिसमें निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैद बोलते हैं। और जब ठंड के दिन शीतकाल में जिसमें रहते हैं उसे मुनसा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैद और मुनसा क्या है, भोटिया जनजाति के निवासी स्थान है, ठीक है। मैद ग्रीष्मकाल में रहते हैं और क्या, शीतकाल में मुनसा में रहते हैं, ठीक है। भोटिया जनजाति के लोग प्रमुख व्यवसाय इनकी कृषि, पशुपालन और क्या है, व्यापार है। भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली नामक पर्व मनाते हैं, ठीक है। देखो कंडाली नामक पर्व कौन सी जनजाति द्वारा कितने वर्ष में मनाई जाती है, तो भोटिया जनजाति द्वारा 12 वर्ष में, क्या प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली पर्व किसके द्वारा, भोटिया जनजाति द्वारा मनाई जाती है। भोटिया जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पौना नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन सी जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर पौना नृत्य किया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सी जनजाति, भोटिया, ठीक है। भोटिया जनजाति के उस पे किया जाता है, ठीक है। देखो राइटिंग पे नहीं जाना, राइटिंग पे जाने में क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। वीडियो आपको सुनना है तो भोटिया जनजाति क्या, तो भोटिया जनजाति विवाह के अवसर पर क्या, पौना नामक नृत्य करती है। तुवेरा, बाजू, तिमली आदि भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं, ठीक है। तुवेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं, तो भोटिया, ठीक है। अब आपके लिए है अंतिम जो राजी जनजाति है, ठीक है। राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है, ठीक है। सबसे कम प्रतिशत किसका है, सबसे कम प्रतिशत किसका है, राजी का है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ, पिथौरागढ़ में निवास करती है। राजी जनजाति एक आदिम जनजाति है, इन्हें क्या बोलते हैं, आदिम जनजाति है जो जंगलों में निवास करती है। ये क्या करती है, आज राजी जनजाति जंगलों में निवास करती है। राजी जनजाति कहाँ, जंगलों में निवास करती है, अपने को आदिम जनजाति कहते हैं। उत्तराखंड की इस जनजाति की साक्षरता दर सबसे कम है। देखो सबसे कम साक्षरता दर किस जनजाति की है, तो राजी की है, ठीक है। राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति है, ठीक है। इनके प्रमुख त्योहार क्या है राजी के, देखो कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति है। राजी जनजाति को वनरावत भी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, राजी जनजाति को वनरावत भी कहते हैं। राजी जनजाति की प्रमुख देवता कौन है, बागनाथ है। इनके प्रमुख देवता कौन है, बागनाथ है। इस जनजाति में जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस स्थान को ये छोड़ दिया जाता है। जहां पे जैसे जिस स्थान पे रह रहे हैं उस स्थान पर किसी की मृत्यु हो गई तो ये इस स्थान को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। इस जनजाति के कई लोग अभी भी घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग झूम खेती कर रहे हैं। झूम खेती क्या होती है कि एक स्थान से खेती किया, ठीक है, उस स्थान की उपजाऊ शक्ति कम हुई तो दूसरे स्थान पे चले गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे, ठीक है। आज ये देखो ये पिथौरागढ़ है और ये आपका क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पिथौरागढ़ में क्या है, इन्होंने क्या किया, जंगल काटा, ठीक है, राजी ने, ठीक है। पिथौरागढ़ में इन्होंने क्या किया, जंगल काटा, इसमें खेती की 1-2 साल तक, ठीक है। इस भूमि की क्या होगी, उर्वरक शक्ति खत्म होगी, क्षीण होगी, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से निवास करके अब अल्मोड़ा चलेंगे, यहाँ के जंगलों की काटेंगे और यहाँ क्या करेंगे, अब कृषि करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। झूम खेती, झूमिंग खेती किसे बोलते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। उत्तराखंड की राजी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है, ठीक है। लकड़ी की शिल्पकला के लिए, ठीक है। लकड़ी के बहुत ही अच्छे ये चीज वस्तुएं बनाते हैं, ठीक है। कौन, राजी जनजाति। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उत्तराखंड के हमने 5 महत्वपूर्ण, ठीक है, थारू हो गया, जौनसारी हो गया, बोक्सा हो गया, राजी हो गया और भोटिया हो गया, जनजाति के बारे में चर्चा परिचर्चा कर दी है। अब आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उत्तराखंड की
जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, तो आपने कौन सा बताया, तो थारू है। ठीक है, आपने कौन सा बताया, थारू है। ठीक है, कुमाऊं में सर्वाधिक कौन है, थारू है। गढ़वाल में कौन सी है, तो गढ़वाल में क्या बताया था आपने, जौनसारी है। ठीक है, सर्वाधिक कम जनजाति वाली आपने बताया था रांची है। ठीक है, और देखो कौन से जनजाति द्वारा, ठीक है, कौन से जनजाति द्वारा किसी स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वहीं बगिया और ढिगरी और घोंगी, ठीक है, किसके प्रमुख त्योहार हैं, किसके प्रमुख व्यंजन हैं, बगिया ढिगरी घोंगी किसके प्रमुख क्या हैं, व्यंजन है, कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो सारा समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुमाऊं का भी बता दिया, सर्वाधिक कौन सी है, मैंने बताया कुमाऊं, सर्वाधिक थारू हो गया, और गढ़वाल में सर्वाधिक आपको बताया कलसी ल्यूणी हो गया। ठीक है, लाखा मंडल में निवास करती है कौन सी, आपकी जौनसारी। ठीक है, तो उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा की है। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है और आगामी उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं के दृष्टि से एक मजबूत स्तंभ के रूप में क्या करना है, तैयार करना है। एसआई हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, आबकारी हो गया, ठीक है, आबकारी परिवहन प्रवर्तन के लिए क्या होगा, ये इंपोर्टेंट होगा। वहीं उत्तराखंड आयोग, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी हो गया, यूके पीएससी जितने भी पूछता है उसके लिए इंपोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच।